विंध्य भारत। और फिर से चलते हैं और जानने समझने की कोशिश करेंगे। जब आपने बीहड़ में जाने का फैसला कर लिया था, सन 74 के बाद किस तरीके की घटनाएं हुई, क्या कुछ हुआ, अब हम उसके बारे में आपसे बातचीत एक बार फिर से प्रारंभ करते हैं। 5 दिसंबर को आपके पिता सहित परिवार के 2 लोगों की हत्या, सन 74 में आपके गुरु की हत्या, उसके आगे ऐसा क्या हुआ, हमारे दर्शकों को जरा विस्तार से। जी हाँ, ठीक है। तो हुआ क्या भाई साहब कि जब 26 अगस्त 74 को नाथूराम चंदेल की जहाँ पर बैठे हैं समाधि के पास, यहीं पर हत्या कर दी गई। हम अपने घर 6-7 किलोमीटर दूरी जमहली से आए यहाँ पर। उस समय मेरे साथ में हमारे चाचा श्री इंद्रनारायण सिंह भी थे, जो कि हमारे सन 70 के 3 मर्डरों में शेष बच गए थे। एक हमारे चाचा वो हमारे साथ थे, सीताराम भी साथ था, ददुआ भी साथ था, मैं था और हमारे साथ अन्य 2-3 लोग थे। यहाँ आए स्वर्गीय जी की डेड बॉडी के सामने हमने डेड बॉडी के पैर छुए, परिक्रमा लगाई। फिर हमने ये संकल्प लिया कि स्वर्गीय जी, अगर आपसे हमने शिक्षा पाई है, आपके आदर्शों पर हम चलने को तैयार रहे हैं, आपने हमें स्वाभिमान की शिक्षा दी, राजनीति की शिक्षा दी, समाज की शिक्षा दी, शिक्षा की शिक्षा दी, तो हम आपके नाम पर ये संकल्प लेकर के आज जाते हैं। क्योंकि समाज में उस समय एक यही धारा प्रवाह चल रही थी, यही एक लोगों का लक्ष्य हुआ था कि जय मोहि मारा तिन्ह में मारा। तो हमारे अंदर भी जुनून बना। हमने उन्हीं की डेड बॉडी के सामने ये संकल्प लिया था कि हे नाथूराम चंदेल, अगर हमें आपसे कुछ मिला है तो हम ये संकल्प लेकर के जाते हैं कि आपके बदले में अगर हमने एक का बदला 4 नहीं चुकाया तो हमारा जीना बेकार है और हम चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। वहीं से अब आज तारीख का तो ध्यान नहीं है, उस समय के सन अगस्त 74, हाँ, दीपावली की छुट्टी चल रही थी। यहीं पर एक कॉलेज में चपरासी की पद पर नियुक्त था, सीताराम का नाम का व्यक्ति, सिकरिया गांव का। उसकी जासूसी थी, उसी ही लोगों को जासूसी की। अन्यथा स्वर्गीय जी अपने पास अपनी सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था रखते थे। 1-2 लाइसेंसदारों के असलहे भी रखते थे अपने पास, और स्वयं में वो अपने आप को लड़ने भिड़ने में सक्षम मानते थे। परंतु चूँकि अब उस समय के चश्मदीद तो नहीं हैं हम, लेकिन कहा यह जाता है कि सीताराम जो चपरासी यहाँ पर था, उसने मास्टर साहब के, स्वर्गीय जी के खाने में पॉइजन दे दिया था, तो वो बेहोशी की नींद में सो गए थे। उसी समय लगभग 11 बजे रात को लोग आए, और स्वर्गीय जी कभी कमरे के अंदर नहीं लेटा करते थे, वो हमेशा बरामदे में ही लेटा करते थे। उनके अंदर कभी किसी प्रकार का कोई ऐसा भय ही नहीं था कि मेरी कोई हत्या कर सकता है। उनका अपना आत्मबल था। वो यही कहा करते थे, अगर हम लोगों ने कभी कहा भी है कि आप थोड़ा सेफ साइड रहा करें, तो उन्होंने हमको यही जवाब दिया है कि चलो जी, मैं कोई चोर चकत्ता हूँ क्या? मैंने किसी के साथ कोई अन्याय किया है क्या? मैंने किसी की कोई बहन बेटी छेड़ी है क्या कि मेरी कोई हत्या करेगा? सही बात है। चलिए तुम अपनी देखो, हमारे बारे में मत सोचा करो। वो हमको इस तरह से डांट भी दिया करते थे। जी जी जी। उस समय का आलम यह था कि कभी भी हम उनकी जवाब का आंसर नहीं दे पाते थे, इतना उनका सम्मान करते थे। इसी निर्भीकता में और अपनी ही सोच की बात को मानते हुए किसी की सलाह पर ना अमल करना, वो मृत्यु के शिकार हो गए। आगे बढ़वाइए। अब जब उनका 26 अगस्त 74 को मर्डर हुआ, हम लोगों ने यह कॉल कर लिया कि नहीं, तो सर्वप्रथम जो यहाँ पर चपरासी था सीताराम की हत्या की गई।
अब किन किन लोगों ने हत्या की है मैं शामिल रहा हूँ कि सीताराम ददुआ और अन्य लोग रहे, लेकिन उस समय ये मान करके चलिए कि इतना तो जरूर है कि ददुआ बाद में चक्रवर्ती दस सम्राट बना, लेकिन जिस समय की यह घटना है उस समय ददुआ वगैरह सब मेरे इशारे पर चला कर शुरुआत आपसे हुई। तो यहाँ पर सर्वप्रथम सीताराम चपरासी की हत्या की गई जी। इसके बाद फिर जो मर्डर में शरीक रहा स्वर्गीय जी के इसी ग्राम बचरन का एक रुद्रा पांडे नाम का एक व्यक्ति था, तो करबी रेलवे फाटक पर इस शहर में उसकी हत्या की गई। रुद्रा के मारने के बाद कुछ शांति आई चंदेल जी के परिवार में और हमारी आत्मा कि कम से कम चलिए जितना हम लोगों ने संकल्प लिया है, एक का बदला 4, तो चलिए 2 तो हो गए, 2 में कुछ शांति आई। लेकिन विराम नहीं लिया गया, विराम नहीं लिया गया। अब इस खोज में चले कि वास्तव में चंदेल जी किसकी गोली से मरे हैं। जब हमने अपनी खोजबीन के तहत यह तय कर लिया कि स्वर्गीय जी की हत्या ग्राम गोसाईपुर निवासी राजेंद्र गोसाई के द्वारा की गई है, जिसने अपने हाथों से 2 भाई चंदेल जी को मारे, हमने तय किया कि यार चलिए शाहगिर्दों के मारे जाने से यह बदला 1 का 4 पूरा करना ठीक नहीं है। जो वास्तव में हत्यारे रहे चंदेल जी की, उनकी हत्या अगर की कराई जाए तभी पूरी आत्म शांति मिलेगी। क्योंकि भाई साहब राजेंद्र गोसाई भी अपने आप में जाबाज व्यक्तियों में था, वो भी बागी रहा अपने आप में, वो भी अपने को बहुत ही इंस्पेक्टर किलर मानता था कि मैं अपने आप में मर्डर के मामले तब तक आप गांव छोड़ के बीहड़ में चले गए थे। मान करके चलिए कि बीहड़ में पूर्ण रूप से तो नहीं थे, पूर्ण रूप से नहीं थे, घर परिवार भी देखते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन से बचते बचाते चला करते थे। उस समय चूंकि यह तंत्र नहीं थे कि हम घर में हैं तो पुलिस को किसी ने हलो कर दिया तो तुरंत पुलिस पहुंच गई, उस समय ऐसे तंत्र नहीं थे, तो हम घर में भी रह लेते थे और बाहर मैदान में भी रह लेते। राजेंद्र गोसाई का क्या हुआ? हाँ, तो राजेंद्र गोसाई के लिए हम लोगों ने भाई साहब बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि सन 75 में ददुआ ने यह तय किया कि मैं जा कर के राजेंद्र गोसाई को मारूंगा। अब कहिए कि राजेंद्र गोसाई की हमारी दुश्मनी रही, ददुआ हमारा साथी रहा, सीताराम हमारा साथी रहा, तो ददुआ वहाँ पर पहुँचा कैसे राजेंद्र गोसाई के यहाँ? तो इसके लिए हम लोगों ने आपस में बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था। ददुआ सीताराम एक तरफ और मैं एक तरफ, बहुत बुरी गोली चली आपस में, एक पेड़ बगीचे का विवाद दिखा करके लोगों में यह व्याप्त हो गई खबर कि यार जनार्दन सिंह ददुआ में और सीताराम में तो भारी वैमनस्यता तैयार हो गई। जब ये खबर हर जगह हुई तो किसी व्यक्ति के माध्यम से ददुआ और सीताराम को राजेंद्र गोसाई से मिलाया गया। राजेंद्र गोसाई से ददुआ और सीताराम मिले, साथ चलते भी रहे, मेरी वो खूब बुराई करते रहे कि देखो जब भी कभी सामने आएगा तो देखेंगे। राजेंद्र गोसाई हमारे लिए भी आए दिन गाड़ाबंदी, आए दिन अपने घात लगाना, तो हम भी अपने आप को यह मानते रहे कि राजेंद्र गोसाई एक बार सामने तो आ जाए। कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि राजेंद्र गोसाई हमारी सीमा में गया हो और हमारा उसका आमना सामना हुआ, कभी ऐसा मौका नहीं मिला। अंतोगत्वा भाई साहब होता क्या है कि इसी दरमियान हमारे जिन लोगों ने हत्या की थी पूर्वजों की, बाबा पिता चाचा की, वो लोग भी जेल से छूट कर आ गए। जब वो लोग छूट करके आ गए तो हमारा दिमाग इधर अपनी दुश्मनी की तरफ मुड़ गया।
तब तक सीताराम और ददुआ उसी तरफ थे, राजेंद्र गोसाई। नहीं नहीं, बताता हूँ। जी बड़ी मजे की बात तो यह है कि कहीं ना कहीं से यह राज ओपन हो गया कि ददुआ और सीताराम राजेंद्र गोसाई के पास जो जाते हैं पहुँचते हैं, तो राजेंद्र गोसाई को कानो कान ये भनक लग गई कि ददुआ और सीताराम का नाटक है, जो कि जनार्दन से दुश्मनी की बात करते हैं और राजेंद्र गोसाई से मिले हुए हैं। इसी दरमियान होता क्या है कि एक दिन ददुआ ने हमसे ये कही बात कि मैं आज राजेंद्र गोसाई को मार करके ही आऊँगा। राजेंद्र गोसाई के घर जाता है, अपना असलाह लिए, कारतूस लिए, सब कुछ, लेकिन राजेंद्र गोसाई को पूर्व में यह जानकारी हो गई कि ददुआ और जनार्दन का केवल यह षड्यंत्र है मेरे मारने के लिए, तो ददुआ को उसने बंदी बना लिया। क्योंकि राजेंद्र गोसाई के अकेला वो घर पहुंच गया था, ददुआ को बंदी बना लिया। ये सन 75 की बात है और मेरा अंदाज़ा है कि वही अगस्त का महीना रहा होगा। धान वान की फसल रोप की गई थी, अगस्त का महीना रहा होगा। तो ददुआ सर्वप्रथम सन 75 में राजेंद्र गोसाई के ही घर में पकड़ा गया था, फिर वो पुलिस के हवाले कर दिया गया। ददुआ सर्वप्रथम सन 75 में जेल गया। उस समय दफ़ा 25 का ही केस उसके ऊपर लगा था। दूसरे दिन ददुआ की जमानत करा करके मैं अपने पास ले गया। ददुआ को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया था। रुद्रा जिसको बता गए हम कि करवी शहर पर मर्डर हुआ, उसका रुद्रा ने ददुआ को गिन करके 50 लाठी मारी थी। बंधे हुए व्यक्ति को रुद्रा ने 50 लाठी गिन करके मारी थी। जब रुद्रा मारा गया था तो हमारे भी फंसाने की बात आई थी, लेकिन राजेंद्र ने यह कौल किया था कि जनार्दन को रुद्रा के मर्डर में नहीं फंसाया जाएगा, रुद्रा की तेरही के पहले मैं जनार्दन का मर्डर करूंगा। चलिए, जब मेरे को यह खबर मिली कि राजेंद्र ने यह कौल किया है, तो मैंने भी लोगों से यही कहा कि राजेंद्र में अगर कुछ दम है, अपने माँ बाप की सही औलाद है, तो मैं तो उसकी सीमा पर नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर उसने मेरे मर्डर के लिए कौल किया है तो जमहली की सीमा पर आकर के एक बार वो कदम तो रख जाए। डे एंड नाइट किसी समय उसको चैलेंज है। लेकिन वो भी अपने आप में अपने आप को बहुत ही दिमागदार और तीसमार समझता था, कभी भी उसने जमहली की सीमा पर कदम नहीं रखा। चलिए, राजेंद्र भी अपने आप में चलता रहा, क्योंकि वो भी बागी था। उस जमाने में राजेंद्र लड़ाकू नहीं कहा जाएगा, लेकिन डकैत। मैं अपने शब्दों में कहता हूं कि राजेंद्र उस जमाने का नंबर 1 डकैत था, जहां पर किसी अन्य व्यक्ति की हिम्मत नहीं पड़ा करती थी। जैसे कि शस्त्र वाला घर हो जहां पर डकैती डालना हो, तो राजेंद्र चुन चुन करके वहीं ही डकैती डाला करता था। अपने आप में जांबाज व्यक्ति था। खैर, हुआ क्या कि इधर जब हमारे दुश्मन छूट छाट करके आ गए, तो फिर हम पूर्ण रूप से बिहार ले लिया। जब आप बिहार लेने के बाद, रुकिए जी, बिहार लेने के बाद हुआ क्या कि हमारे जो दुश्मन छूट करके जेल से आ गए थे, उनको ये हुआ कि हम जी नहीं पाएंगे, हमारे लिए बहुत बड़ी टीम तैयार हो चुकी है। तो हमेशा वो रहते रहे घर, लेकिन असलाह फसलाह से सुसज्जित वो भी रहा करते थे, और हमेशा फाटक अपने बंद रहा करते थे। जब बाहर निकलना हो किसी को, तो एक आदमी फाटक खोलता है तो वही फिर बंद कर लेता है, कोई आता जाता है। हमेशा इस तरह की बात हुआ करती थी। हम लोग बिहार ले चुके थे। हम वहीं जानना चाह रहे थे। उस समय आपके हुआ साथ- क्या, उस समय सुनिए हुआ तो, क्या ये भी कि बता हमारे दीजिए ना। दिमाग में, ये भी बता दीजिए कि आपके साथ बिहार में और कौन कौन था, फिर तो आपकी कहानी सुनेंगे ही हम लोग। चलिए, जी हुआ क्या कि जब हम पूर्ण रूप से बिहार ले, जी, अब ये हुआ कि भाई राजेंद्र अपने टारगेट में आ नहीं रहा। चंदेल जी के बदले में 2 कर ही डाले हैं, करा ही दिए गए। अब अपनी तरफ नज़र डाले हैं, तो अब अपनी तरफ, क्योंकि हमारी पार्टी तैयार हो चुकी थी,
तो अपने लिए हम लोग खोजबीन करने लगे कि कैसे क्या हो। तो हमेशा जो भी जासूस लगा वो यही कहते रहे कि भैया दिन भर फाटक बंद रहते हैं, किसी प्रकार की कोई जासूसी नहीं मिल पाती, वहाँ आने जाने में न मिलता है न कुछ होता है, क्या बताया जाए आपको, क्या कैसे किया जाए। हमने कहा चलिए ठीक, हमने अपना दिमाग दूसरी तरफ लगाया। क्योंकि घर में आना जाना बंद कर दिया और मैं 6 महीने लगभग अज्ञात बना रहा बीहड़ में, जंगल में, लेकिन अज्ञात बना रहा, जहाँ की हमारे इलाके की किसी भी व्यक्ति को यह खबर न लगे कि जनार्दन सिंह उर्फ बड़काउन सिंह कहाँ है। कौन कौन था साथ में आपके उस समय? रुकिए तो उस समय हमारे साथ ददुआ था, सीताराम था, ढूंढू कुम्हार बनना था, कामता पंडित बनना था, राजा रगौली बेलौहा भी था, सीवन इटौरा भी था। ये लोग जिनके नाम मैं बता गया, ये लोग लीडरशिप करने वाले थे। सीवन भी अलग गैंग अपना बना रखा था, राजा रगौली ने भी गैंग बना रखा था, हमारा था ही। तो उस समय चूंकि मैं अपने आप में विशेष सशब्द माना जाने लगा, तो राजा रगौली भी और सीवन भी आ करके हमारी शरण लिया कि बड़े भैया हमको भी आप अपने साथ रखिए, हमको अपना गुरु बनाया। और हमेशा पैर, चूँकि वो पंडित जात के थे, मैं उनको हमेशा रोकता टोकता भी रहा कि नहीं जी पैर वैर मत छुआ करो। तो उनका कथन यही था कि अगर हम आपको बड़े भाई कहते हैं, आप छोटे भाई मानते हैं, अपने बच्चे मानते हैं, तो ये इसके लिए हमें क्यों बात करते हैं कि हम आपके पैर न छुएं। मैं हमेशा उनको टोकता रहा कि हमारा धर्म न नष्ट करिए, पंडित लोगों में से वो हमेशा कभी नहीं मानते, हमको बड़ा सम्मान देते रहे। तो इस तरह से सबको इकट्ठा करके एक सवाल और बीच में रह गया, उस समय सीताराम और ददुआ आपको क्या कहते थे और आप उनको क्या कहते थे? क्योंकि हमारे उनके एक तरह से घरेलू संबंध थे, तो सीताराम और ददुआ दोनों ही मुझको भैया पुकारा करते थे, भैया कहा करते थे। अगर कोई और ऐसी बात आए जो, तो कभी कभी बड़कावन भैया भी कह दिया करते थे। मेरा उपनाम बड़कावन सिंह भी चला करता था। और हकीकत यह है कि बड़कौना नाम, बड़कावन नाम मेरा ददुआ और सीताराम ने ही रखा था। और आप क्या कहते थे उनको? मैं ददुआ को दादू कहता था और सीताराम को बच्चा कहा करता था। ए बच्चा जी। अब आगे क्या? सीताराम पूरी बात करिए। सुनो जी। तो और उपनाम सीताराम का बाबूजी भी रख दिया गया था। जी। सीताराम अपने चेहरे और मुहरे से वास्तव में बाबू ही जैसा था, बहुत फर्स्ट क्लास चेहरे वाला था, तो कद का नाटा, लेकिन हसीन चेहरा था, अट्रैक्टिव चेहरा था उसका। बस जैसे अभी आप यादों के झरोखों में ऐसे ही रहिए और फिर अपनी बात को ऐसे ही बताते रहिए। तो सीताराम का उपनाम बाबूजी भी बोला जाया करता था। तो हुआ क्या कि जब हम लोग घर से पूर्ण रूप से बीहड़ गए, बीहड़ में हुआ क्या कि इसी समय सन 80 के शुरुआत में ही, ये तो नहीं कह सकता कि किस महीने में है, हो सकता है अप्रैल मई रहा हो या कि फरवरी मार्च रहा, कुछ भी रहा हो, ऐसे ही अंदाज में 80 के ही उसमें। तो गया बाबा बबेरू भी, गया बाबा जो कि जाने माने लोगों में हैं और अपने ज़माने के, हम भी उनको अपना बड़ा भाई मानते रहे, अपना मार्गदर्शक गुरु भी मानते रहे, जबकि वो हमसे एजेड कुछ ही थे। लेकिन चूँकि हमें ज़रूरत थी कि कितने लोग कहाँ से आकर के हमारे साथ जुड़ जाएं, मैं अपने आप में समाहित कर लूँ, मेरी शक्ति बढ़ जाए, तो मैंने गया बाबा से भी हाथ मिलाया। और गया बाबा चूँकि अपने क्षेत्र से बागी होकर के हमारे चित्रकूट जनपद के बीहड़ों में आ गए थे, तो उनको मेरी विशेष आवश्यकता पड़ी। तो ये माना जाए कि गया बाबा को भी शरण आपके यहाँ ही इलाके में मिली, बेशक आपने ही दी। बेशक बेशक भाई, वो बबेरू के रहने वाले जी, मैं चित्रकूट का रहने वाला। चित्रकूट के बीहड़ों में कोई आएगा और मैं बीहड़ हूँ, तो हमारा उसका तालमेल होना स्वाभाविक है। फिर उनकी हत्या कैसे? हमारे तालमेल हुए, जी। हम साथ चलते रहे। गया बाबा को हम अपना बड़ा भाई मानते रहे, अपना मार्गदर्शक मानते रहे। वो हमेशा
हमें बड़कावन भाई ही कह कर के पुकारा करते थे। हम भी कभी उनको बड़े भाई कह दें, कभी बाबा जी उनको संबोधित करते थे, वो साथ आ गए। इसी तारतम्य में चूँकि उस ज़माने में राम किशोर उर्फ खरदूषण निवासी बगैया भी बागी रहा। उसका भाई समथिंग 1 दर्जन लोगों का गैंग था, वो भी अपने आप में सभ्य लोगों में था। चूँकि नाम ही उसका बहुत भयावह है, खरदूषण कहा जाता है, लेकिन उसका कार्य भी ऐसा था वास्तव में कि वो खरदूषण नाम की पदवी देने वाला व्यक्ति सही था। इस समय की जब मैं बात करता हूँ सन 80 के पूर्व की, उसी साल की, कुछ अरसे पहले की, 15 दिसंबर 80 के पहले की, तो इसके पूर्व हमारा गैंग राजा रागौली और सिवान और हमारा गैंग गदुआ सीताराम वगैरह, उधर खरदूषण भाई, इधर गया बाबा, जब तीनों लोग इकट्ठा हो गए तो समथिंग 80-85 लोगों की हमारी जो संख्या हो चुकी थी। अब चूंकि 80-85 लोग, एक पूरी सेना हो गई आपकी, एक पुलिस सेना हो गई, टुकड़ी हो गई। भाई जहाँ पर जाएंगे, रहेंगे, खाने पीने, रहने बसने की तमाम सारी समस्या होगी। भाई आपके ही हम अचानक पहुँच जाएं 80 आदमी, तो आपके पास खाना ना मिलेगा, ना कपड़ा मिलेगा। क्योंकि उस समय गांव की शरण हम इसलिए ले लिया करते थे कि उस समय इतना पुलिस प्रशासन के पास तंत्र नहीं था कि हमारी तुरंत खबर पा जाए। हम किसी गांव पहुंच गए तो हमारा वसूल ये था कि भाई एक जगह व्यवस्था नहीं हो पाएगी, कम से कम 4-6-10 जगहों से सब, लड़के लगो तुम, तो सब लड़कों को इंगित कर रखे थे। किसी प्रकार की कोई अभद्र बात नहीं, किसी घर में माँ बहन बेटी कह कर के जाइए और कह दीजिए कि टाटा दे, टाटा दे, इतना दे, फला जगह बनेगा खाना। और घर से एक बिटिया या कोई भी मर्द ही सही, कोई भी जा कर के वहाँ फला के यहाँ खाना बनवा दो और हम लोग खाना पीना करके फिर निकल जाएंगे। हम लोग अपना स्टेटमेंट दे देते थे उनको और वो लोग तुरंत हमारी सब व्यवस्था, ये समथिंग 1 घंटे के अंदर भाई साहब रोटी दाल चावल खाना पूरी सब्जी जो कुछ भी हुआ कह दिया गया वो तुरंत हमको मिल जाता था। हम लोग खा पी करके अपना बिहार ले लेते थे। इतना ज़रूर था कि हम किन्हीं के घरों में शरण नहीं लेते थे, घर में किसी के नहीं सोया करते थे। घरों में रहना अगर शुरू कर देते तो हमारे ऊपर आरोप आने लगते, हम चरित्रहीन की कैटेगरी में आ जाते। लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं स्वीकारा, चाहे भले ही ठंडक कितनी भी लगे। हम एक लोई में ठंडक काट लेते थे, जंगल पहुंच जाएं, अलाव लकड़ियां जंगल में कमी थी ही नहीं, इकट्ठा करके अलाव के आजू बाजू लेट जाते थे और एक लोई ओढ़ करके ही पूरी रात ठंडी की काटते थे। कहिए बरसात कैसे काटते थे। बरसात में हम लोग पन्नी रखा करते थे और पन्नी तान दिया करते थे, पन्नी के नीचे अपना समय बिता लिया करते थे, छाता रखते थे। तो जब इस तरह से 80-85 लोग इकट्ठा हो जाते थे, इस तरह की समस्या होती थी, तो इन समस्याओं के सुलझने के लिए होता था कि भाई चलिए टुकड़ी बांटी जाए, चलो चलो तुम अलग तुम अलग तुम अलग, तो हमारी टुकड़ी अलग हो जाए और क्या नाम से खरदूषण अलग हो जाए, गया बाबा अलग हो जाए, 3 टुकड़ियाँ हो जाए। लेकिन ये हुआ, गया बाबा को थोड़ा दिक्कत महसूस होने लगी कि भाई मेरा इस इलाके में कोई ज़्यादा जान पहचान नहीं है, मेरे पास अड्डे नहीं हैं, तो बड़काउन भाई बताओ मैं कैसे करूं यार। तुम लोग छोड़ के चल देते हो तो 10 दिन अगर नहीं आए साथ तो फिर मुझको दिक्कत हो जाती है। तो ऐसा करते हैं आप हमारे साथ आ जाइए। उस समय की चूँकि हमारी पॉलिसी ये थी कि मुझको अपनी शक्ति मजबूत करनी थी, तो मैं ददुआ को ये कह करके और सीताराम को कह करके, उस समय का ताज हमने सीताराम को दिया था। सीताराम बहुत ही जाबाज लोगों में था और ददुआ से उस समय तो देखा आपने जनार्दन सिंह डकैत कैसे बने। जनार्दन सिंह की जुबानी हम आपको बहुत कुछ सुनाएंगे, बहुत कुछ दिखाएंगे जो इसके पहले आपने नहीं सुना था। अगर आप जनार्दन सिंह की जुबानी डकैतों के बारे में जानना चाहते हैं, नेताओं से, किन नेताओं से उनके संबंध थे, तो देखते रहिए विंध्य भारत। आज ही लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं विंध्य भारत।